वो दो मंजिला मकान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अब तक हमने देखा कि इस कहानी की नायिका श्रीमती सुधा शर्मा जी के घर के सामने एक दो मंजिला मकान है, जिसमें रहने वाले आदमी पर उनको शक है कि वो कोई गैर कानूनी काम करता है। उन्होंने उसका पीछा करके सच जानने की कोशिश भी की, पर अभी तक वो नाकाम रही। तो आइए जानते हैं उनकी जुबानी कि क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई। तीसरा दिन। तय योजना के मुताबिक मैं 9:40 पर ही वहां मौजूद थी, जहां कल सुबह उसका पीछा करते वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आज भी मैं पूरी तैयारी के साथ अपनी स्कूटी पर ताक लगाए उसका इंतजार कर रही थी। मेरी नजर सामने से गुजरती हर काली गाड़ी पर थी। उसकी गाड़ी का रंग भी उसकी करतूतों की तरह ही है, एकदम काला। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो मेरे सामने से गुजरा तो मैंने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रोकी, तो मैंने भी अपनी स्कूटी थोड़ा आगे जाकर एक ठेले के पास लगा दी। फिर वो सुरक्षा अधिकारी को अपना एंट्री पास दिखाकर अंदर चला गया। ओह, अब समझ आया कि ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिन भर यहाँ काम करता है और शाम को अपने गैर कानूनी कामों को अंजाम देने के लिए घर का इस्तेमाल करता है। यहाँ से उसके बारे में शायद कुछ जानकारी मिल जाए, ये सोचकर मैंने अंदर जाने की कोशिश की, पर वहां खड़े सुरक्षा अधिकारी ने मुझे ये कहते हुए रोक दिया कि बिना आईडी कार्ड के अंदर जाना सख्त मना है। मैंने 500 का नोट दिखाकर उससे उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की, तो उसने पहले मुझे गुस्से से घूरा और फिर धमकी दी कि पुलिस से शिकायत कर देगा। बदतमीज, ये भी नहीं पता औरतों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। मैं बड़बड़ाते हुए गुस्से में स्कूटी पर आकर बैठ गई। जासूसी उपन्यासों में तो ऐसे लोग आसानी से पट जाते हैं, ये तो बड़ा ही ईमानदार निकला। फिर मैंने बिल्डिंग की परिक्रमा लगाना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि शायद दीवार पर से छलांग लगाकर अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए या कोई चोर दरवाजा ही मिल जाए, वैसे ही जैसे उपन्यासों में होता है। पर यहाँ ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं था। एक बार फिर उपन्यास काम नहीं आई। खैर, अब मैं क्या करूं? घर चली जाऊं या शाम तक इंतजार करूं? अगर कोई सुराग नहीं मिला तो? कहीं मैं कोई बेवकूफी तो नहीं कर रही? कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मैं सोच रही हूं वैसा कुछ हो ही नहीं। क्या पता मैं फालतू में ही परेशान हो रही हूं और असल में बात कुछ और ही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मेरे अंतर्मन से आवाज आई, सुधा, अगर तुम गलत साबित हो गई तो किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, पर अगर तुम सही साबित हुई तो सोचो उन मासूम बच्चों के बारे में जो पता नहीं कैसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किए जा रहे होंगे। अक्सर हमारा दिमाग हमें उन चीजों से दूर ले जाने की कोशिश करता है जिसमें मुश्किलें होती है, पर यह फैसला हमारा होना चाहिए कि हमें क्या करना है। क्या तुम यहाँ से इसीलिए जाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें सच में लगता है कि यह आदमी कोई गलत काम नहीं कर रहा, या इसीलिए क्योंकि तुम्हें अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई? जिंदगी में हमें आसान नहीं, सही रास्ते चुनने चाहिए। ओहो, ये कहते हुए मैंने अपना सिर जोर से झटक लिया, शायद उस आवाज को शांत करने के लिए जो मेरे अंदर से मेरा ही ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। बोलना बड़ा आसान है, करके देखो तो पता चले। खैर, सवाल तो अभी भी वही है, अब करना क्या है? अंदर जा नहीं सकती और अभी तक मेरे हाथ कोई सबूत लगा नहीं जिसको दिखाकर उसे गुनहगार साबित कर सकूं। इस सोच विचार में समय काफी हो गया था और अब तो मुझे भूख भी लगने लगी थी। मैंने पास के होटल में ही खाना खाया और वही इंतजार करने लगी, खुद को ये समझाते हुए कि अगर आज कोई सबूत हाथ नहीं लगा तो मैं फिर कभी उस मकान की तरफ ना देखूंगी और ना ही उस आदमी के बारे में कुछ सोचूंगी। और तो और किचन की वो खिड़की भी बंद करवा दूंगी हमेशा के लिए,
जिससे उसका मकान नजर आता है। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरा इंतजार करना व्यर्थ नहीं गया। मैंने पूरा दिन यही आसपास में समय गुजारा और शाम के वक्त स्कूटी पर उसके इंतजार में तैनात बैठ गई। मैंने आसपास के ठेले वालों से ऑफिस छूटने का समय पहले ही पता कर लिया था। वो करीब 7 बजे अपनी गाड़ी में बिल्डिंग के गेट से बाहर निकला और थोड़ी दूर जाकर रुक गया। फिर कार से बाहर निकलकर वहीं टहलने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसकी बेचैनी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। मुझे विश्वास हो गया कि आज कुछ ठोस सबूत मेरे हाथ लग ही जाएगा, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वो हड़बड़ी में जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देता है और कोई ना कोई गलती कर बैठता है। देख लेना आप, यही गलती बनेगी मेरा सबूत। फिर उसने फोन पर किसी से बात की और गाड़ी में बैठ गया। पर गाड़ी चालू करके वो घर की तरफ नहीं बल्कि दूसरी ओर जाने लगा, उस रास्ते पर जो शहर से बाहर ले जाता है। ये यहाँ क्यों जा रहा होगा? एक पल के लिए मुझे लगा मैं पुलिस को फोन कर दूं, पर उनको समझाने में समय गवाया तो ये हाथ से ना निकल जाए, इस डर से मैं उसका पीछा करने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। डर भी लग रहा था, पर मेरा मन कह रहा था कि आज कुछ ऐसा होगा कि सबको मेरी शक करने की आदत पर गर्व होगा। काफी देर चलने के बाद उसने अपनी गाड़ी उल्टे हाथ की तरफ सड़क से नीचे उतार दी और कच्चे रास्ते पर थोड़ा दूर तक जाने के बाद गाड़ी वहीं रोक दी। यहाँ ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे। मैंने भी थोड़ा आगे जाकर अपनी स्कूटी झाड़ियों के पास लगा दी। आगे जाकर इसीलिए ताकि लौटते वक्त उसे मेरी गाड़ी ना दिखे। मैंने अपना फोन भी साइलेंट पर डाल दिया था। वो तेज कदमों से जंगल के अंदर चला जा रहा था। मुझे उसकी यह आत्मविश्वास भरी चाल देखकर भरोसा हो गया कि हो ना हो वो यहीं कहीं से अपना गिरोह चलाता होगा और आज वो अपने दूसरे साथियों से मिलने आया होगा। मैं खुद को छुपाते हुए उसका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक घर के सामने आकर रुक गया। अच्छा, तो ये है इन लोगों का अड्डा, मैंने मन में खुश होते हुए कहा। तो आखिरकार आज मुझे अपनी मेहनत का फल मिल ही जाएगा, ये सोचकर मुझे खुद पर थोड़ा गर्व हुआ। वैसे ये घर तो क्या था, वीरान खंडर था। वाकई में कितनी सही जगह चुनी है काले कारनामों को अंजाम देने के लिए। कोई यहाँ कभी आता जाता भी नहीं होगा और ये लोग आराम से यहाँ गैर कानूनी काम करते होंगे। उस अजनबी आदमी के अंदर जाते ही ये तसल्ली करने के बाद कि बाहर कोई और तो नहीं है, मैं घर के दूसरी तरफ आ गई और वहीं चुपके से खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। मैंने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी थी। आपको क्या लगा मैं जल्दबाजी में सबूत इकट्ठा करना भूल जाऊंगी? हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। घर के अंदर उस आदमी के अलावा बस एक आदमी और था। उसने जैकेट पहन रखी थी और उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी, तो उसका चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाई मैं, पर कद काठी से तो वो हट्टा कट्टा गुंडा ही लग रहा था। अगर एक हाथ मार दे किसी को तो आराम से बेहोश कर दे। ये सोचते ही मेरे पसीने छूटने लगे। कहीं मैं पकड़ी गई तो? विनोद को तो पता भी नहीं चलेगा, ये लोग मुझे मार काट कर कहाँ फेंक देंगे। अब मुझे डर लग रहा था और अपनी बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक कुर्सी, खाट और मटके के अलावा वहां कुछ और नहीं था। दोनों किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए बात कर रहे थे, पर क्या देख रहे थे मुझे उनकी आड़ में ठीक से दिखा नहीं। तभी वो आदमी जिसका मैं पीछा कर रही थी नीचे झुका और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो देखकर मेरा दिल दहल गया। वहां दो लड़कियां बेहोशी की हालत में पड़ी थी।
अब जिंदा थी या नहीं पता नहीं। उनके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। एक 4-5 साल की होगी और दूसरी 15-16 साल की। कपड़े बिल्कुल मैले कुचले और कई जगह से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कई दिनों से दोनों ने खाना खाना तो दूर, शायद खाना देखा तक नहीं होगा। शरीर पर चोट के निशान ताजा थे, क्योंकि उनमें से खून चमक रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ना जाने कौन होंगी ये दोनों और कहाँ होंगे इनके माँ बाप। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि जिस लाडली को वो परी बनाकर अपने घर में नाजों से पालते थे, वो आज यहाँ इस हालत में पड़ी है। मैं गुस्से से भर उठी। मन किया अभी जाऊं और इन दोनों दरिंदों को गोली मार दूं। मैं उन दोनों लड़कियों का दर्द, उनकी पीड़ा खुद पर महसूस कर पा रही थी। मुझे चिंता होने लगी उन दोनों की। क्यों रखा है इन्हें इस हालत में? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? नीचे बैठे हुए आदमी ने उन लड़कियों के पास रखी कुछ सफेद थैलियों को अपने हाथ में उठाया और सूंघने लगा। क्या ये इन दोनों मासूमों से ड्रग्स बिकवाता होगा और इन्होंने काम करने से मना किया होगा तो यहाँ बंद करके मारा होगा, या फिर यहाँ इन्हें इसीलिए बांध कर रखा है ताकि इन लोगों से गैर कानूनी काम कराने के लिए मजबूर किया जा सके। इन दरिंदों को जरा सा भी तरस नहीं आया होगा क्या? थोड़े से पैसों के लिए ये इस कदर गिर जाते हैं। छी, जमीर तक मर गया है इन लोगों का। ये सब देखकर मेरे अंदर का डर अब कहीं गायब हो गया था। मेरा क्या होगा मैं नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। पर जो मैं जानती थी वो ये है कि मैं आखिरी सांस तक इन दोनों को बचाने की कोशिश करूंगी। अगर एक जान देकर 2 जानें बचाई जा सकती है तो मुझे मंजूर है ये। मुझे किसी भी हाल में इनकी जिंदगी बचानी है। वक्त आ गया है ये दिखाने का कि एक औरत सिर्फ अबला नारी नहीं है, वो माँ दुर्गा भी है और माँ काली भी। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि औरत कमजोर है, आज मैं उन सबको दिखा दूंगी कि एक कमजोर औरत क्या क्या कर सकती है। अब तो जब तक मैं इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये वादा है मेरा। वो दोनों आपस में कुछ बोल रहे थे, पर मुझे उनकी आवाज ठीक से समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद उस दूसरे आदमी ने अपनी जेब से बंदूक निकालकर कुर्सी पर रखी और वो भी नीचे बैठ गया। हे भगवान, इनके पास तो हथियार भी हैं। थोड़ी देर तक तो मेरी नजर उस बंदूक से हटी ही नहीं। कहीं ये इन दोनों को मारने तो नहीं वाला? क्या करूंगी मैं अगर उसने इन दोनों को मार दिया तो? कैसे बचाऊंगी मैं इनको? मैं यही सब सोच रही थी कि तभी उसने एक बड़े से लिफाफे में नीचे रखी ड्रग्स की थैलियों को भरना शुरू कर दिया। फिर पास में रखे बैग में उसने वो लिफाफा सावधानी से रख लिया। फिर पहले वाले आदमी ने बड़ी वाली लड़की को अपने हाथों में उठाया और घर से बाहर निकलने लगा। दूसरे आदमी ने एक हाथ में बंदूक उठाई और दूसरे हाथ में छोटी वाली लड़की को उठाकर पहले वाले आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। इस बात से ये तो तय हो गया कि ये दोनों लड़कियां अभी जिंदा है और ये लोग इन दोनों को अभी तो मारने नहीं वाले, वरना किसी को मारने के लिए इस जगह से अच्छी तो कोई और जगह हो ही नहीं सकती। वो दोनों बाहर आने लगे तो मैंने खुद को छिपा लिया। वो दोनों फिर सड़क की तरफ चले गए। मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके फोन अपने बैग में रख लिया। अब मुझे इनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था ये लोग कहाँ जाने वाले हैं और मुझे ये भी पता था कि अब मुझे कहाँ जाना है। उन दोनों के जाने के बाद मैं तेजी से अपनी स्कूटी की तरफ चल पड़ी। वो लोग वहां से जा चुके थे। मैंने अपना रुख सीधे पुलिस स्टेशन की ओर किया। रह रहकर मेरी आंखों के सामने उन मासूम लड़कियों का चेहरा ना चाहते हुए भी आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू मेरे आत्मविश्वास को जरा सा भी कम नहीं कर पा रहे थे। मैं तड़प रही थी उन दोनों के पास जाने के लिए,
उनको गले लगाने के लिए, उनको ये कहने के लिए कि उन्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूं उनके लिए और मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहती थी। कुछ देर बाद मैं पुलिस स्टेशन के अंदर थी। सुनिए, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मैंने वहां बैठे हवलदार से सीधे सवाल किया। मैडम, साहब तो अभी बाहर गए हैं। क्या काम है, बताइए, उसने कहा। नहीं, मुझे उनसे ही मिलना है। कब तक आएंगे वो? मैंने फिर पूछा। पता नहीं मैडम, साहब का क्या बोल सकते हैं अब। उसने अपना काम करते हुए मुझे बिना देखे जवाब दिया। इंस्पेक्टर को लिए बिना मेरा यहां से जाना ठीक नहीं, पर ना जाने वो कब तक आएगा। कहीं देर हो गई तो? मैंने घबराकर फिर कहा, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैडम, बात क्या है, कुछ तो बताइए। मैं आगे कुछ बोल पाती कि उतने में पीछे से आवाज आई। क्या हुआ रामदीन, क्या परेशानी है मैडम को? सर, ये आपसे मिलने की जिद कर रही है। इतना बोलना ही था कि मैं पलटकर खड़ी हो गई। शायद यही था इंस्पेक्टर। दिखने में तो करीब 27-30 साल का लग रहा था। पहले मैं ये सोचने लगी कि ऐसा क्या बताऊं कि ये मेरे साथ चलने को राजी हो जाए, पर फिर ध्यान आया कि शायद रिकॉर्डिंग दिखाकर सारी बातें समझाना आसान होगा, तो मैंने कुछ बोलने की जगह फोन की रिकॉर्डिंग चालू की और फोन उसके हाथ में रख दिया। वीडियो देखने के बाद इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ हैरानी से देखा, तो मैं बोल पड़ी, सर, प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं गाड़ी में आपको सब कुछ बता दूंगी। मुझे पता है ये लोग इन लड़कियों को कहाँ लेकर गए हैं। प्लीज सर, जल्दी कीजिए, बहुत देर हो जाएगी वरना। उनकी जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज। मेरी आंखें नम थी। मुझे उनकी बेहद फिक्र हो रही थी। मेरी आंखें रो रो कर अब जलने लगी थी। शायद मेरी आवाज में इंस्पेक्टर को सच्चाई दिखी हो, या शायद वो परिस्थिति की गंभीरता को भाप गया हो। उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसके हाँ में सिर हिलाते ही मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागी, ये कहते हुए कि आप लोग मेरे पीछे आइए, मैं ले चलती हूँ आपको वहां। पर उसने मुझे आवाज लगाकर रोक दिया। फिर वो बोला, मैडम, आपकी गाड़ी हवलदार ले आएगा, आप मेरे साथ गाड़ी में चलिए। उसने एक हवलदार को इशारा किया तो मैंने अपनी स्कूटी की चाबी उसको दे दी। इंस्पेक्टर ने दूसरे हवलदार को जीप में बैठने का इशारा किया और मुझे आगे बैठने को कहकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कहाँ चलना है मैडम, बताइए, उसने पूछा तो मैंने अपनी कॉलोनी का नाम उसको बता दिया। रास्ते में मैंने उसको सारी बात बताई। उस अनजान आदमी के उस 2 मंजिला मकान में आने से लेकर मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने तक की सारी बातें। वो चुपचाप सुनता रहा। उसने मुझसे केवल एक सवाल किया, अच्छा ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उस घर से अपने गैर कानूनी कामों को अंजाम देता होगा, वो घर जो शहर के बीचों बीच बसा है? मुझे विनोद की बात याद आ गई। उसने भी तो ऐसा ही कुछ कहा था। खैर, इसका जवाब अब बिल्कुल साफ था। मैंने जवाब दिया ताकि किसी को शक ना हो। और सही भी तो था। कहाँ हुआ किसी को आज तक शक उस पर। मेरी कॉलोनी आ गई थी। मैंने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यहां से लेफ्ट ले लीजिए और फिर सीधे राइट साइड में चौथा घर है। इंस्पेक्टर ने गाड़ी उस 2 मंजिला मकान के सामने रोक दी। दोनों हवलदारों को गाड़ी के पास रुकने का इशारा करते हुए वो मेरे साथ घर के अंदर आ गया। आज मेन गेट पर लॉक नहीं था और कार घर के अंदर ही खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने दरवाजे की घंटी बजाई, पर काफी देर तक घर में कोई हलचल नहीं हुई। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने इंस्पेक्टर को हटाकर खुद ही बार बार घंटी बजानी शुरू कर दी। उसने हैरानी से बोला, ये क्या कर रही है मैडम? मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था। आपको समझ नहीं आता, किसी की जान खतरे में है। इतने में दरवाजा खुला। सामने वही आदमी था। उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी।
मैंने उस पर से नजर हटाई और करीब करीब उसे धक्का देकर घर के अंदर घुस गई। अब साथ में पुलिस थी तो डरने की कोई बात तो थी नहीं। यहाँ वहां देखने के बाद जब मुझे वो दोनों नहीं दिखी तो मैंने जोर से पूछा, कहाँ है वो लड़कियां? यही छुपा रखा है ना उनको? और कितने ऐसे बच्चों को छिपा रखा है? बोलो, सब जानती हूं मैं तुम्हारे बारे में, सबूत है मेरे पास। झूठ बोलने की जरा सी भी कोशिश मत करना, मैंने उसे धमकाते हुए कहा। गुस्से से मेरी सांसें और फिक्र से मेरी धड़कनें भागने की मानो कोई प्रतियोगिता कर रही हो। ये बता पाना मुश्किल था कि कौन ज्यादा तेज है। मैं अभी भी अपने जवाबों के इंतजार में उसको गुस्से से घूरे जा रही थी। इंस्पेक्टर अभी तक चुप खड़ा था। मैंने उसको सवालिया नजरों से देखा तो उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर जो कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सुन्न पड़ गई। शब्द और सांसें दोनों ने ही बाहर आने से जैसे इनकार कर दिया हो। धड़कनें भी लग रहा था आज थम ही जाएंगी। उसने कहा, विक्रम, बता दो मैडम को हम उस घर में क्या कर रहे थे? मेरे दिमाग में बस एक शब्द गूंज रहा था, हम। बात साफ थी, वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ही था। मेरे हाथ पैर फूल गए और दिमाग ने तो जवाब ही दे दिया था। ये आदमी जिसके सामने मैं खड़ी हूं वो कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं था। इसकी पहुंच तो पुलिस तक है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पर ये समय हिम्मत हारने का तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि डट के मुकाबला करने का था, क्योंकि अब पीछे जाने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। मैंने बैग में हाथ डालकर स्प्रे पकड़ लिया। मैं उन दोनों की तरफ अब डर से नहीं, आत्मविश्वास से देख रही थी। मेरी योजना ये थी कि मैं इन दोनों की आंखों में स्प्रे छिड़क कर बाहर भाग जाऊंगी और शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। विक्रम ने फिर बोलना शुरू किया, वो दोनों लड़कियां जिंदा है और यही हैं, इसी घर में। उन्हें किसी और शहर से लाया गया था। इस देश में माँ बाप गरीबी की दुहाई देकर चंद पैसों के लिए बड़ी आसानी से बेच देते हैं अपने बच्चों को। आप सही है, इन लड़कियों के अलावा ऐसे बहुत से बच्चे हैं। कुछ से भीख मंगवाई जाती है और बाकियों से ड्रग्स बिकवाया जाता है। ऑपरेशन करके इनके शरीर में ड्रग्स की छोटी छोटी थैलियां डाल दी जाती है ताकि कोई इन्हें पकड़ ना सके। फिर इन्हें एक शहर से दूसरे शहर भेज दिया जाता है। इसके अलावा भी कई गैर कानूनी कामों को अंजाम देने के लिए इनको जरिया बनाया जाता है। इन दोनों के साथ भी यही होने वाला था। उस घर में ये दोनों बेहोश पड़ी थी और जो ड्रग्स की थैलियां शायद आपने वहां देखी होगी, इनके शरीर में डाली जाने वाली थी। इन लोगों को ऐसे यहाँ वहां बांध कर रखा जाता है। ये सब इसीलिए ताकि आसानी से इनसे गैर कानूनी काम कराए जा सके। इस धंधे में ये इंसान नहीं है, बस एक सामान है। मैंने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, दरिंदे हो तुम लोग। अगर इनके माँ बाप इनको बेच देते हैं तो तुम खरीदते क्यों हो? गलत काम तुमको करना है, पैसे तुमको कमाना है, पर जिंदगी इन मासूमों की बर्बाद करनी है। अगर करना ही है तो अपने दम पर करो, खुद मरो, जो करना है करो। इनको क्यों घसीटते हो अपने काले धंधों में? बुज़दिल हो तुम लोग, छी। विक्रम पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए आगे बोला, जैसे मानो मेरी बात का उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। कई लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और हमें ऐसे बच्चों की जानकारी देते हैं जिनसे गैर कानूनी काम कराए जाते हैं। इन लड़कियों की खबर भी मुझे मेरे एक आदमी ने ही दी थी। मैंने ऑफिस से निकलते वक्त इंस्पेक्टर को फोन कर दिया था ताकि वो वहां पर पहुंच सके, पर जब तक इंस्पेक्टर पहुंच पाते वो लोग इन दोनों को छोड़कर भाग खड़े हुए। जैसे हमारे लोग शहर में होते हैं, इनके भी होते हैं। दे दी होगी किसी ने हमारे जाने की जानकारी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या बोल रहा है। तभी एक औरत व्हील चेयर पर हॉल में दाखिल हुई। विक्रम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, विभा, मेरी वाइफ।
पेशे से डॉक्टर है और पिछले 10 सालों से खुद का एनजीओ भी चलाती है। अब तक ना जाने कितने ही ऐसे अनाथ, राह से भटके हुए बच्चों को फिर से जिंदगी जीने की राह दिखाई है विभा ने। 9 महीने पहले ऐसे ही किसी ने इसको खबर दी थी कि कुछ लड़कियों को शहर से बाहर किसी घर में कैद करके रखा है और विभा वहां पहुंच गई उन्हें बचाने। बाद में पता चला कि किसी ने झूठी खबर दी थी। उन लोगों ने इसे मारने की कोशिश की, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए और विभा की जान बच गई। पर उस हादसे में विभा ने अपने पैर गंवा दिए। विक्रम फिर बोला, इंस्पेक्टर साहिल हमारी मदद पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अगर ये उस दिन सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचे होते तो। ये बोलते बोलते विक्रम की आवाज भर्रा उठी। फिर इंस्पेक्टर साहिल ने बताया, आपने जब मुझे आकर ये सब बताया तो मैं बेहद खुश हुआ। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतनी सावधानी रखते हैं और आसपास में होती हुई असाधारण बातों को सिर्फ ध्यान ही नहीं रखते, बल्कि उनकी सच्चाई का पता लगाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं। सच में सलाम है आपको। मैं चाहता तो आपको यही बातें स्टेशन में भी बता सकता था, पर मुझे लगा कि आपको आपके सवालों के जवाब खुद विक्रम से मिले तो बेहतर होगा। बस यही सोचकर मैं आपको यहाँ ले आया। आप वाकई में बहुत बहादुर हैं, और अगर विक्रम सच में कुछ गलत काम कर रहा होता तो आज आपके कारण एक अपराधी पकड़ा जाता। विक्रम ने आगे कहा, सच में हमें गर्व है आप पर। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इतना जोखिम उठाया, वो भी उन लोगों के लिए जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनको पता होता है कि गलत हो रहा है, पर वो फिर भी चुप रहते हैं। यहाँ आपको बस अंदेशा था और आप इतना कुछ कर गुजरी। आपके जैसे अगर सब अपने आसपास होती संदिग्ध घटनाओं को नजरअंदाज ना करे तो शायद इस दुनिया में थोड़े अपराध कम हो जाए। विभा ने मेरी तरफ आते हुए कहा। वो सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत मधुर थी। ये सब सुनकर मेरी जान में जान आई और मैंने बैग में से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। मैं सोच रही थी कि ये लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, पर मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितना डर लग रहा था। मुझे भी नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कर पाई। तभी विक्रम ने पूछा, आप कुछ कहेंगी नहीं? मेरे दिमाग में तो पहले से ही सवालों के घने बादल थे, जिनके हटने का इंतजार मैं कब से कर रही थी। तो मैंने कहा, मेरे कुछ सवाल है। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया तो मैंने सवाल पूछने चालू किए। उस रात करीब 1 बजे आप नशे में किसी लड़की को लेकर आए थे, वो कौन थी? विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, उसे ड्रग्स दिया गया था। इन लोगों को ड्रग्स की आदत भी डाली जाती है ताकि ये लोग उन्हें छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोच भी ना सके। क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो मैं उसे यहीं ले आया। विभा ने ही उसका इलाज किया था। उसने आगे बताया, हम इन बच्चों को नए तरीके से जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इनकी मदद करते हैं। कई बार इनको अच्छे घरों के माँ बाप गोद ले लेते हैं। हम जितना हमारी तरफ से हो सकता है इनकी जिंदगी खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आप इन्हें यहाँ क्यों लाते हैं? सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? और आप कहीं बाहर क्यों नहीं दिखती? मैंने विभा की तरफ देखते हुए पूछा। विभा ने जवाब दिया, वो लोग इतनी आसानी से इन बच्चों को नहीं छोड़ते। कोशिश करते हैं कि इन्हें दोबारा उन अंधेरों में वापस ले जा सके। इसीलिए हम इनको छुपा कर रखते हैं। सिस्टम में कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है कहना मुश्किल है, इसीलिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। उस रात आपने विक्रम को जिससे लड़ते देखा था, वो उन लोगों में से ही एक था। विक्रम ने बताया था, आप उस रात विक्रम को मारते हुए देख रही थी। रही बात मेरी, तो विक्रम डरते हैं कि वो लोग फिर से मुझ पर हमला ना कर दे, इसीलिए मुझे बाहर नहीं निकलने देते। विभा ने आगे कहा, वैसे हम लोग कोई अपहरणकर्ता नहीं है। और वो ये कहकर शरारत से मुस्कुरा दी। मुझे शर्मिंदगी होने लगी। मैंने नजर झुका ली। विभा ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, तभी वो मुझे खुश करने के लिए बोल पड़ी।
आपको पता है, आपकी शक करने की आदत से हम दोनों को ही फायदे हुए हैं। एक तो आपको हमसे मिलवा दिया, दूसरा आपको ये पता चल गया कि आप कितनी बहादुर हैं। उसने आगे कहा, हम इंसानों में ना एक बहुत बुरी आदत होती है। हम खुद के लिए एक दायरा बना लेते हैं और खुद को उसी दायरे के हिसाब से परिभाषित कर लेते हैं। जब तक हम पर कोई मुसीबत नहीं आ जाती और हम उससे बाहर निकलने की ठान नहीं लेते, तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारी काबिलियत क्या है और हम क्या-क्या कर सकते हैं। विभा की बातें सुनकर अब मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा था। फिर मुझे वो चीख याद आई जो मैंने उस रात सुनी थी, तो मैंने पूछ ही लिया, उस रात जो चीख सुनाई दी थी, क्या वो ऐसे ही किसी बच्चे की थी जिसे आप बचा कर लाए होंगे? विभा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और बताया उसको काफी चोटें आई थी, इसीलिए थोड़ा डर रहा था। मैंने फिर पूछा, अगले दिन वो कहाँ चला गया था? विभा मेरे सारे सवालों के जवाब बड़ी ही विनम्रता से दे रही थी। उसने कहा, एक परिवार उसको गोद लेने के लिए तैयार था, तो हमने उसे वहीं भेज दिया। इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं, तो अब थोड़ी आसानी हो जाती है। शुरुआत में तो हमको भी बहुत मुश्किलें आई थी। कोई भी परिवार ऐसे बच्चों को आसानी से गोद नहीं लेता, पर अब लोग थोड़ा आगे आने लगे हैं। फिर मैंने अपना आखिरी सवाल पूछा, अगले दिन विक्रम गार्डन में कुछ मेरा मतलब है कुछ गाड़ रहे थे, वो किस लिए? विभा ने हंसते हुए कहा, वो तो हम रसोई घर का कचरा खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए। फिर विभा मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, क्या आप हमारे साथ काम करेंगी? इन बच्चों को वाकई में आपकी बहुत जरूरत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? तभी मुझे अचानक याद आया, तो मैंने इंस्पेक्टर से भी सवाल कर ही लिया, आपका जैकेट कहाँ है? इंस्पेक्टर ने कहा, गाड़ी में। क्यों? मैंने कुछ नहीं कहते हुए मुस्कुरा दिया। विनोद के आने में अभी पूरे 2 दिन बाकी थे और मेरे ये दिन बड़ी ही मुश्किलों से कटे। 2 दिनों बाद जब विनोद वापस आया, तो मैंने उसको सारी बातें बताई। मेरी बातें सुनकर वो मुझे थोड़ा हैरानी, थोड़ा डर और थोड़ा प्यार से कुछ देर तक यूं ही देखता रहा। फिर मुझे गले लगाकर बोला, सुधा, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। चाहे मेरी चाय में शक्कर हो या ना हो, पर तुम्हारे प्यार की मिठास मुझे हमेशा अपनी जिंदगी में चाहिए। मैं जवाब में हंसते हुए उसको कस के पकड़ ली। अचानक उसने अपनी पकड़ ढीली करते हुए मुझे दोनों हाथों से सामने कर दिया और अपनी आंखें छोटी करके चेहरे पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए पूछा, तो क्या अब से तुम्हारा शक करना थोड़ा कम होगा? मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ, और जासूसी किताबें पढ़ना भी। इतना कहकर मैं फिर से उसके सीने से लग गई। मेरे लिए इससे अच्छी जगह दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। वैसे सच कहूं तो उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मानो अब मैं शायद विनोद से कभी नहीं मिल पाऊंगी। आज उसकी बाहों में वापस आकर लगता है जिंदगी पूरी हुई। तो ये थी श्रीमती सुधा शर्मा जी की कहानी, जिन्होंने कुछ और साबित किया हो या ना किया हो, पर इतना तो साबित कर दिया कि हमारी ताकत हमारे अंदर होती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। तो आप भी अपने अपने दायरों से बाहर आकर जानिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं और खुद के साथ साथ इस दुनिया को तोहफे में क्या अच्छा दे सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।